हेलो दोस्तों, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी विल नो द स्टोरी ऑफ वुड वॉकर्स। तो यह कहानी एक ऐसे लड़की की है जो दिखने में पूरी तरह इंसान लगता है, लेकिन असल में उसका असली रूप एक जंगली जानवर का है। वह पहाड़ों में अपने ही जैसे लोगों के साथ रहता है और इंसानों से दूर रहने की कसम खा चुका है, मगर वक्त के साथ उसके मन में इंसानों की दुनिया को जानने की चाह बढ़ जाती है। आखिरकार वह अपना पुराना जीवन छोड़कर एक इंसानी परिवार के साथ रहने का फैसला करता है और यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा, दो दुनियाओं के बीच अपनी पहचान खोजने की। कहानी की शुरुआत में कैरग नाम की एक लड़के को दिखाया जाता है। कैरग एक शेप शिफ्टर है जो इंसान का रूप ले सकता है, लेकिन उसका असली रूप एक पहाड़ी शेर का है। वह अपने परिवार के साथ पहाड़ों में रहता है, जहाँ इंसानों से बात करना या उनसे घुलना मिलना सख्त मना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कैरग के भीतर इंसानों की दुनिया को करीब से देखने की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। इसी चाह में वह अपना असली परिवार छोड़ देता है और एक इंसानी महिला एना स्टर्न उसे गोद ले लेती है। एक सुबह नाश्ते के दौरान जब कैरग अपने सौतेले माता पिता और भाई बहनों के साथ बैठा होता है, उसकी नज़र अखबार की एक खबर पर पड़ती है। खबर में अलग अलग जगहों पर हुए जानवरों के हमलों का जिक्र होता है। यह पढ़कर कैरग बेचैन हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि ये हमले साधारण नहीं है। अगली सुबह एना और डोनाल्ड को अलविदा कहकर कैरग अपनी माँ के साथ कार में बैठता है। उसकी बहन मेलोडी भी जिद करके उनके साथ चल पड़ती है। रास्ते में कैरग नोटिस करता है कि दो कौवे उनकी कार का पीछा कर रहे हैं। उन्हें शक होता है कि शायद ये कौवे भी उसकी ही तरह शेप शिफ्टर है। शाम होते होते लंबा सफ़र परिवार को थका देता है और वे एक होटल में रुकते हैं, लेकिन कौवे अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। रात में कैरग को बाहर से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वह खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि भेड़ियों का एक झुंड एक गली की ओर भाग रहा है और अचानक पास की इमारत की सारी लाइटें बुझ जाती है। अगली सुबह परिवार दोबारा सफ़र शुरू करता है और कुछ घंटों बाद वे आखिरकार क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुँचते हैं। जैसे ही कैरग कार से बाहर उतरता है, उसका शक सच साबित हो जाता है। जिन कौवों ने रास्ते भर उनका पीछा किया था, वे दरअसल इसी स्कूल के छात्र निकलते हैं। उसी समय स्कूल की प्रिंसिपल लिसा क्लेयरवाटर उनका स्वागत करती है। बातचीत के दौरान वह एना से पूछती हैं कि कैरग उन्हें कैसे मिला। एना बताती है कि जब वह एक सोशल वर्कर थी, तब उन्हें एक कॉल आया था। उसी कॉल के बाद उन्होंने कैरग को पाया, डरा हुआ, सहमा हुआ और हर किसी पर शक करता हुआ। एना ने तभी उसे गोद में लेने का फैसला किया और अपने पति को भी इसके लिए मना लिया। जब कैरग हाई स्कूल की उम्र में पहुंचा तो क्लियर वाटर हाई स्कूल से उसका दाखिला लेने का निमंत्रण आ गया। एना को लगा कि यह जगह कैरग के लिए एक नए दोस्त बनाने और खुद को समझने के लिए एक बेहतर मौका हो सकती है, क्योंकि अब तक वह बहुत अकेला महसूस करता आया था। बातचीत के बाद प्रिंसिपल लिसा कैरग को अकेले में बुलाती है और एक बड़ा राज खोलती है। वह बताती हैं कि यह स्कूल खास शेप शिफ्टर के लिए है। यहाँ मौजूद हर छात्र किसी न किसी जानवर में बदल जाता है। अब कैरग को अपना असली रूप छिपाने की जरूरत नहीं थी। तभी अचानक स्कूल का अलार्म बज उठा। पता चला कि एना और मेलोडी गलती से प्रतिबंधित इलाके में चली गई हैं। प्रिंसिपल अपने असिस्टेंट को उन्हें बाहर छोड़ने भेजती है। कैरग बेहद खुश होता है कि पहली बार उसने अपने जैसे इतने सारे शेप शिफ्टर्स को एक साथ देखा था। गलियारों में चलते हुए उसकी मुलाकात जेफरी और उसके दोस्तों से होती है, जहां माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन जेम्स समय पर पहुंचकर झगड़ा टाल देता है। स्कूल से विदा लेते समय एना अपने बेटे को अलविदा कहती है। उसी दौरान स्कूल के फाउंडर करोड़पति एंड्रयू मिलिंग वहां पहुंचते हैं। कैरग उनसे बात करते हुए बताता है कि उसने पहाड़ों की जिंदगी क्यों छोड़ी। अगर वह सिर्फ पहाड़ी शेर बनकर जीता तो उसकी जिंदगी अधूरी रह जाती। बाद में अपने कमरे में कैरग को स्कूल के नियम समझाए जाते हैं। तभी खिड़की पर एक गिलहरी दिखाई देती है। वह अंदर आकर अपना परिचय देती है। उसका नाम होली है। होली बताती है कि उसे कैरग का मार्गदर्शक बनाया गया है और वह उसे उसकी पहली शेप शिफ्टिंग क्लास में ले जाती है। क्लास में मिस्टर एलवुड सभी छात्रों को चेतावनी देते हैं कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ कक्षा के दौरान ही करें। इंसानों के सामने रूप बदलना सख्त मना है, खास तौर पर अब जब कैरग इस स्कूल में नया है। कैरग को अपनी शक्ति दिखाने के लिए चुना जाता है, लेकिन उससे पहले ब्रैंटन अचानक रूप बदल लेता है। ब्रैंटन का असली रूप एक बालन है। उसे अपनी शक्तियों पर काबू पाना बेहद मुश्किल लगता है और अब वह ज़्यादा देर तक इंसानी रूप में नहीं रह पाता। यह देखकर कि उसका साथी कितनी आसानी से रूप बदल लेता है, कैरग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वह अपने असली रूप से बहुत दूर जा चुका है। सभी डर की वजह से वह खुद रूपांतर करने से पीछे हट जाता है।
लेकिन तभी प्रिंसिपल लीसा क्लेयरवाटर उसकी मदद करती हैं। वह कैरक से कहती हैं कि वह अपने पुराने जीवन को याद करे, जंगल, पहाड़ और अपने असली परिवार के साथ बिताए हुए पल। यही यादें कैरक को हिम्मत देती हैं और वह आखिरकार अपना असली रूप धारण कर लेता है। इसके बाद प्रिंसिपल सभी छात्रों को आदेश देती हैं कि वे भी रूप बदलें। तभी कैरक को एहसास होता है कि वह भेड़ियों से भरे एक स्कूल में है। लीसा उसे समझाती है कि इस स्कूल में वह इंसानी और जानवर दोनों रूप में जीना सीखेगा, ताकि दोनों दुनियाओं के बीच वह एक संतुलन बना सके। कुछ घंटों बाद जब कैरक अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, तभी ब्रैंडन उससे मिलने आता है और बताता है कि वही उसका नया रूममेट होगा। उसी वक्त होली भी वहां पहुंचती है और कहती है कि अब कैफेटेरिया जाने का समय हो गया है। खाना देने के बाद कैरक की मुलाकात डोरियन से होती है। डोरियन वह लड़का है जो बिल्ली में बदल सकता है। स्कूल आने से पहले वह एक इंसानी परिवार का पालतू जानवर बनकर रह चुका था और एक बार सार्डिन का डिब्बा चुराते हुए पकड़ा गया था। जब कैरक ने सबके सामने अपना असली रूप दिखाया तो कई सहपाठी उसका सम्मान करने लगते हैं, लेकिन कुछ कमजोर जानवर उससे डरते भी हैं और उसकी मौजूदगी को ही खतरा मानने लगते हैं। इसी वजह से कई छात्र उससे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि उसका जानवर रूप बेहद ताकतवर है। कैरक परेशानियों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वह जेफरी के साथ मुसीबत में फंस ही जाता है। बो को खतरे में देखकर कैरक उसकी मदद के लिए आगे आता है और जेफरी से भिड़ जाता है। नतीजन वह खुद बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। जब भेड़िए नए छात्र को डराने की कोशिश करते हैं, तभी जेम्स वहां पहुंचता है और एक बार फिर हालात संभाल लेता है। उस रात कैरक अपने असली परिवार के बारे में सपना देख रहा होता है। तभी अचानक ब्रैंडन उसे जगा देता है। दरअसल ब्रैंडन नींद में ही रूप बदल लेता है और गलती से अपना बिस्तर तोड़ देता है। वह बताता है कि ऐसा उसके साथ हफ्ते में 2 बार हो ही जाता है। यह सुनकर कैरक समझ जाता है कि आने वाली रातें शायद उसकी शांति से नहीं बीतेंगी जितनी उसने सोची थी। अगले दिन लड़ाई की कक्षा में बर्टा और ब्रैंडन को आमने सामने चुना जाता है, लेकिन लड़ाई शुरू होने की पहले ही ब्रैंडन भाग जाता है। वह बताता है कि वह ताकतवर होने के बावजूद शांति प्रिय है और लड़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए उसकी जगह कैरक को चुना जाता है। कैरक अपनी क्षमताओं को लेकर अनिश्चित महसूस करता है। तभी एंड्रयू म्यूलिंग उसकी मदद करता है और उसे पहाड़ी मिट्टी से भरे एक छोटे थैले की खुशबू सूंघाने की कोशिश करता है। खुशबू को सूंघते ही कैरक रूप बदलकर पहाड़ी शेर यानी कुगर बन जाता है और युद्ध के मैदान में उतरता है। आकार में छोटा होने के बावजूद वह अपनी ताकत के दम पर बार्टा को हरा देता है। इसके बाद लोराय और डोरियन को लड़ने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन डोरियन अपने प्रतिद्वंदी से आती बदबू सूंघकर डर जाता है और भाग खड़ा होता है। इसी तरह लोराय बिना लड़े ही जीत जाता है। कक्षा खत्म होने के बाद एंड्रयू कैरक को बताता है कि वह कहता है कि उसका शिक्षक बनना चाहता है और उसे मिट्टी से भरा वही छोटा थैला दे देता है। एंड्रयू का मानना है कि कैरक का भविष्य बेहद उज्जवल है, लेकिन जब बाकी छात्र देखते हैं कि एंड्रयू कैरक को ज़्यादा महत्व दे रहा है तो उनमें जलन की भावना पैदा होने लगती है। इसी जलन में जेफरी कैरक को चुनौती देता है कि वह 2 भेड़ियों से लड़ाई करे। वह वादा करता है कि अगर कैरक जीत गया तो वे सब उसे अकेला छोड़ देंगे। दोपहर बाद कैरक अपने नए दोस्तों के साथ ट्री हाउस जाता है और बताता है कि वह इस लड़ाई में हिस्सा लेगा। यह सुनकर ब्रैंडन डर जाता है कि कहीं उसका दोस्त स्कूल से निकाला ना जाए, लेकिन कैरक साफ कह देता है कि वह अब और ताने सहन नहीं कर सकता। जब उसे रोकना मुश्किल हो जाता है तो होली कहती है कि वह अपने दोस्त का साथ देगी। वहीं ब्रैंडन मुस्कुराते हुए कहता है कि वह इंतजार करेगा, यह देखने के लिए कि भेड़िए कैसे हारते हैं। रात को तीनों चुपके से हॉस्टल से निकल जाते हैं। रूप बदलने से पहले कैरक वह छोटा सा बैग सूंघता है। तय जगह पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि यह एक जाल है। 2 भेड़ियों की जगह वह खुद को जेफरी और उसके पूरे झुंड से घिरा हुआ पाता है। फिर भी कैरक हार नहीं मानता। भेड़ियों से ताकतवर होने के बावजूद पीछे से उस पर हमला होता है और सब मिलकर उसे दबाने लगते हैं। तभी अपने दोस्त को खतरे में देखकर होली ब्रैंडन को चट्टान से धक्का देती है ताकि वह बाइसन का रूप लेकर मदद कर सके। ब्रैंडन भेड़ियों का ध्यान भटकाता है और उसी पल कैरक पलटकर जोरदार हमला करता है। आखिरकार जेफरी और उसका झुंड पीछे हट जाता है और हार मान लेता है। अगली सुबह कक्षा में जेम्स दिखता है कि कई छात्र घायल हैं। वह उन्हें अस्पताल भेजने को कहता है। चोटों की वजह पूछने पे वे अलग अलग बहाने बनाते हैं, लेकिन साफ होता है कि रात में कोई बड़ी लड़ाई हुई थी। जब प्रिंसिपल कैरक से पूछताछ करने वाली होती है तभी उसे एंड्रयू के साथ घूमने का निमंत्रण मिलता है। टहलते समय कैरक को पता चलता है कि एंड्रयू को पिछली रात की हर बात पहले से मालूम है। एंड्रयू कहता है कि अगर कैरक सच में एक कुगर है तो उसे 4 भेड़ियों से लड़ने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उसने बहुत छोटी उम्र में अपना असली परिवार छोड़ दिया था, इसीलिए वह सही तरीके से शिकार करना नहीं सीख पाया। यही वजह है कि एंड्रयू उसे खुद ट्रेनिंग देने का फैसला करता है ताकि वह एक सच्चा शिकारी बन सके।
वापस स्कूल पहुंचने पर लिसा एंड्रयू पर नाराज होती है और कहती है कि वह किसी एक छात्र को खास महत्व नहीं दे सकता। फिर वह कैरा को समझाती है कि अगर उसे इस स्कूल में रहना है तो नियमों का पालन करना होगा। कक्षा के बाहर किसी भी तरह की लड़ाई मरना है। लिसा के जाते ही होली और ब्रैंडन उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी कैरक देखता है कि लू जंगल की ओर जा रही है। वह उसके पीछे जाता है और दोनों मिलकर शिक्षकों की एक बैठक सुनते हैं जहां हाल ही में हुए जानवरों के हमलों पर चर्चा हो रही होती है। शिक्षकों का मानना है कि ये हमले साधारण जानवरों ने नहीं बल्कि शेप शिफ्टर्स ने किए हैं। अगर इंसानों को यह सच्चाई पता चल गई तो इंसानों और वुड वॉकर्स के बीच की शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी वजह से लिसा और परिषद के सदस्य इन हमलों को रोकने की योजना बनाने लगते हैं। बाद में कैरक अपने दोस्तों को बताता है कि जब वह अपनी माँ और बहन के साथ पड़ोसी शहर में रुका था तब उसने 4 भेड़ियों को इंसानों पर हमला करते देखा था। उसे पूरा यकीन था कि ये भेड़िए जेफरी और उसके दोस्त ही थे। अगले दिन तय योजना के मुताबिक एंड्रयू कैरक को उसका पहला असली सबक देने जंगल ले जाता है। वो बताता है कि जितनी बार कैरक रूप बदलेगा उतना ही आसान होगा अपने दोनों रूपों पर काबू पाना। एंड्रयू सिखाता है कि शिकार से पहले अपने लक्ष्य को पहचानना, दूरी बनाना और सही समय पर हमला करना ही सफलता की कुंजी है। कैरक एक हिरन का शिकार करता है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। लौटते समय एंड्रयू उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है जिसे इंसानों ने बेरहमी से मार दिया था। अगर वह जिंदा होती तो आज कैरक की उम्र की होती। उस दिन छुट्टी के समय लू देखती है कि कैरक ने खाना लेने से मना कर दिया है। लू ने उसे पूछा कि क्या उसे भूख नहीं लगी। उसी वक्त कैरक ने सच बता दिया कि वह सुबह एंड्रयू के साथ शिकार पर गया था और उसे अपना पहला शिकार पकड़ा था। यह सुनते ही लू अचानक उठकर वहां से चली गई। उसे वह भयानक दिन याद आ गया जब उसकी माँ पर एक कुकुर ने हमला किया था। उस घटना के बाद वह कभी भी ठीक से नहीं चल पाती। अपने दोस्त से रिश्ता ठीक करने के लिए कैरिक उसके पीछे जंगल की ओर गया लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। शाम को जब कैरिक अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसे जेफरी की चीखें सुनाई पड़ती है। खिड़की से झांकते ही उसे समझ में आ जाता है कि भेड़िए कोई योजना बना रहे हैं। यह जानने के लिए कि वे क्या करने वाले हैं कैरिक उनका पीछा करने का फैसला करता है। भेड़ियों के पीछे पीछे चलते हुए वो पास के शहर तक पहुंच जाता है। वहाँ भेड़िए एक सुरक्षा गार्ड को डरा देते हैं और एक कारखाने में घुस जाते हैं। तभी कैरिक उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है लेकिन जैसे ही भेड़ियों को एहसास होता है कि कोई जानवर उनका पीछा कर रहा है ये सब मिलकर कैरिक पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी वक्त एंड्रयू वहां पहुंच जाता है और लड़ाई शुरू होने से पहले ही सबको रोक देता है। वह सभी छात्रों को कार में बैठने का आदेश देता है और भेड़ियों को वापस स्कूल ले आता है। इसके बाद एंड्रयू कैरिक को अलग बुलाकर उसे निजी बातचीत करता है। वह बताता है कि कुछ साल पहले उसने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया था। वे जंगल में घूम रहे थे तभी एक शिकारी ने उन्हें मार डाला। उसी दिन से उसके दिल में इंसानों के लिए गहरी नफरत भर गई। एंड्रयू के अनुसार इंसानों ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है और जानवरों को दबा रखा है। इसी वजह से कई प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। पिछले 50 सालों में वुड वॉकर काउंसिल इंसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि वे प्रकृति और जानवरों की रक्षा करें, लेकिन हालात सुधारने की बजाय और बिगाड़ते गए। इसी कारण एंड्रयू ने खुद कदम उठाने का फैसला किया। उसी समय शीला रात का खाना परोसने आती है। कैरिक नोटिस करता है कि उसका एक पैर मशीन का है। एंड्रयू बताता है कि शीला एक सांप है जिसे अपने जानवर रूप में रहते हुए कार ने टक्कर मार दी थी। खाने के दौरान एंड्रयू कैरिक को अपने प्रोजेक्ट में शामिल होने का न्योता देता है लेकिन कैरिक साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इस पर एंड्रयू समझाता है कि उसका मकसद इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं है बल्कि उनकी मशीनों को नष्ट करना है ताकि वह प्रकृति और जानवरों को नुकसान न पहुंचा सके। उसके बाद कैरिक वादा करता है कि उस रात हुई सारी बातें वह गुप्त रखेगा लेकिन यह भी साफ कर देता है कि उसे एंड्रयू के प्रस्ताव पर सोचने के लिए समय चाहिए। अगली सुबह कैरिक अपने दोस्त ब्रैंडन को युद्ध अभ्यास में मदद करता है। अभ्यास के दौरान ब्रैंडन जंगल में दौड़ते हुए रास्ते की चीजें तोड़ते जाता है और अचानक कैरिक के माता पिता से टकरा जाता है जो कुछ दिनों के लिए क्लियर वाटर हाई स्कूल अपने बेटे से मिलने आए थे। ब्रैंडन माफी मांगने आगे बढ़ता है लेकिन कैरिक तुरंत बात संभालते हुए अपने परिवार को कमरा दिखाने ले जाता है। कमरे में पहुंचते ही एना देखती है कि एक गिलहरी कैरिक की चीजें टटोल रही हैं। तभी प्रिंसिपल आकर गिलहरी को डांटती है और कैरिक से कहती है कि मिलने का समय तय होता है, हर वक्त मिलना नहीं जाता। जाने से पहले एना बताती है कि वह पूरा वीकेंड पास के शहर में रहेगी और अपने बेटे के साथ चलने का न्योता देती है। कैरिक तुरंत मान जाता है। परिवार कार की मरम्मत के लिए निकल जाती है। परिवार के जाते ही कैरिक को एंड्रयू का कॉल आता है। वह उसे वीकेंड में होने वाले एक खास कार्यक्रम में बुलाता है लेकिन कैरिक साफ कह देता है कि वह वीकेंड अपने माता पिता के साथ बिताएगा और इंसानों को नुकसान पहुंचाने का विचार उसे पसंद नहीं। गुस्से में एंड्रयू फोन कट कर देता है।
अपना मन भटकाने के लिए कैरिक जंगल जाता है और रूप बदलने का अभ्यास करता है। कई घंटों बाद उसकी मुलाकात विंग से होती है जो बताता है कि सब लोग उसके गायब होने से परेशान थे। तभी अचानक एक ड्रोन वहां आ जाता है। विंग कैरिक को तुरंत भागने का आदेश देता है क्योंकि एक शिकारी ने उसे ढूंढने के लिए कुत्ते छोड़ दिए हैं। कुछ देर दौड़ने के बाद कैरिक एक ऊंचे पेड़ की शाखाओं में छिप जाता है, लेकिन ड्रोन उसका पीछा करता रहता है। विंग मशीन को तोड़ देता है और कैरिक बच निकलता है। थक कर रुकने पर शैडो उसे कपड़ा देता है ताकि वह दोबारा इंसानी रूप ले सके। बाद में कैरिक अपने गुरु को पूरी घटना बताता है और सोचने लगता है कि शायद उसके असली माता पिता के साथ भी वही हुआ होगा जो एंड्रयू की पत्नी और उसकी बेटी के साथ हुआ था। यह सोच उसके अंदर गुस्सा भर देती है और फैसला करता है कि अब वह एंड्रयू के प्रोजेक्ट का साथ देगा। अपने पहले मिशन से पहले उसे पता चलता है कि एंड्रयू ने कुछ शेप शिफ्टर्स को उसके असली परिवार को ढूंढने भेजा है। वह वादा करता है कि अगर वे जिंदा होंगे तो जल्द ही मिल जाएंगे। इसी बीच कैरिक उसकी मां का फोन आता है। वह बहाना बनाकर ट्रिप रद्द कर देता है। तभी ब्रैंडन और होली वहां पहुंचते हैं, लेकिन गुस्से में कैरिक उन्हें जाने को कह देता है। थोड़ी देर बाद टीम एक खदान पर पहुंचती है। एंड्रयू सबको काम बांट देता है। कैरिक को जंगल के जानवरों को वहां से दूर रखना होता है, जबकि जेफरी और भेड़ियों को कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालना होता है। कैरिक खरगोश को भगाता तभी उसे पता चलता है कि उसके माता पिता पास ही घाटी में कैंप किए हुए हैं। घबराकर वह एंड्रयू को फोन करता है, लेकिन एंड्रयू उसे भरोसा देता है कि वे सुरक्षित रहेंगे। इसी दौरान भेड़िए कर्मचारियों को डराकर भगा देते हैं, लेकिन तभी ट्रॉयन गाड़ियों से लकड़ियों का भारी ढेर गिराने की कोशिश करता है। यह देखकर कैरिक उससे विनती करता है कि वह मिशन रोक दे क्योंकि उसे डर है कि इसे उसका परिवार खतरे में पड़ सकता है। उसी वक्त ब्रैंडन और होली उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। आसमान में शैडो और विंग को उड़ते देख बाकी भेड़िए घबरा जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं प्रिंसिपल को इसकी खबर ना हो जाए और वे स्कूल से निकाल ना दिए जाएं। डर के मारे वे भी मिशन छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां लू आती है और डार्क को समझाने की कोशिश करती है कि खदान बंद करने के और भी बेहतर तरीके हैं। अगर सब कुछ नष्ट कर दिया गया तो इंसान बदले में और हिंसक हो जाएंगे, लेकिन डर्क उसकी बात नहीं मानता और गुस्से में उसे धक्का दे देता है। अचानक चारों ओर से कवच डर्क पर हमला कर देते हैं। गुस्से में वह एक भूरे बालू का रूप ले लेता है। अब ब्रैंडन अपने दोस्तों की रक्षा के लिए लड़ाई में कूद पड़ता है। इसी बीच एंड्रयू को लगता है कि कैरिक ने उसे धोखा दिया। वह गुस्से में ब्रैंडन पर झपट पड़ता है और दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान कैरिक देखता है कि लकड़ियों का ढेर लुढ़कते उस घाटी की ओर जा रहा है जहां उसका परिवार ठहरा हुआ था। वह सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ता है, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना जोखिम में डालनी पड़े। नीचे घाटी में जैसे ही एना को ऊपर से गिरती हुई लकड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, वह सबको छिपने का आदेश देती है, लेकिन मेलोडी हेडफोन लगाए हुए होती है और आवाज़ नहीं सुन पाती। जब वह अपनी ओर आता लकड़ियों का ढेर देखती है तो घबरा कर चीख पड़ती है। उसी पल कैरिक वहां पहुंचता है और उसे बचा लेता है। घबराई हुई एना अपनी बेटी को ढूंढती है और जब मेलोडी को जिंदा देखती है तो राहत की सांस लेती है। मेलोडी बताती है कि क्रूगर ने उसे खतरे से बाहर धक्का दिया था, लेकिन डोनाल्ड को लगता है कि उसकी बेटी सदमे में है और भ्रम देख रही है। कुछ देर बाद लू और उसके दोस्त जंगल में कैरिक को बेहोश पड़ा पाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वह बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी कैरिक धीरे धीरे आंखें खोलता है और सबकी जान में जान आ जाती है। होश में आते ही वह सबसे पहले अपने परिवार की ओर दौड़ता है, यह देखने के लिए कि वे सुरक्षित हैं कि नहीं। तभी एंड्रयू वहां पहुंचता है और कहता है कि हादसे के वक्त वह लड़के के साथ ही पास में मौजूद था। वह तुरंत ही हेलीकॉप्टर बुलाता है और कैरिक के परिवार को अस्पताल भिजवा देता है। जैसे ही उसके माता पिता सुरक्षित रवाना होते हैं, कैरिक गुस्से में एंड्रयू पर चिल्लाता है और कहता है कि वह प्रिंसिपल को सच्चाई बताएगा। उसे चुप कराने के लिए एंड्रयू कहता है कि उसने उसके असली परिवार को येलोस्टोन की पहाड़ियों में देखा है, लेकिन उनका सही ठिकाना तभी बताएगा जब कैरिक वादा करे कि वह इस घटना का जिक्र किसी से भी नहीं करेगा। कुछ देर बाद प्रिंसिपल लीसा वहां पहुंचती है। एंड्रयू सारा दोष अपने सहायक डर्क पर डाल देता है, लेकिन लीसा को शक रहता है कि खदान को नष्ट करने में एंड्रयू का भी हाथ हो सकता है। तभी पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। लीसा जांच का वादा करते हुए वहां से चली जाती है। स्कूल लौटने पर बच्चों का जोरदार स्वागत किया जाता है क्योंकि अब सब जान चुके थे कि उन्होंने कई बेगुनाह जानें बचाई हैं।